નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. मैं नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पादार हूं. मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है. क्या मेरा यही गुनाह है कि भ्रष्टाचारियों के दिन पूरे होते जा रहे हैं? क्या यही गुनाह है मेरा कि गरीबों को हक दिलाने के लिए काम कर रहा हूं? क्या यही है मेरा गुनाह कि गरीबों का हक छीनने वालों को अब हिसाब देना पड़ रहा है? आज दुनिया का हिंदुस्तान की तरफ देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया और उसका एक कारण, क्या कारण है? मोदी के कारण नहीं. ये जो बदलाव आया है 125 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति के कारण. मोदी माने विश्वास, मोदी माने आभास, मोदी माने जिद, मोदी माने संकल्प, मोदी माने ओज, मोदी माने तेज, मोदी माने हिम्मत. ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी की वो परिभाषाएं हैं जो उनके समर्थक बतौर नेता बताते हैं, समझाते हैं. लेकिन अगर पीएम मोदी के जीवन के 73 वर्षों को देखें तो ये सामान्य से अद्भुत, आम से अकल्पनीय तक का सफर लगता है. 2 दशक पहले दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में नरेंद्र मोदी प्रवक्ता के तौर पर बड़ी मजबूती से पार्टी का पक्ष टीवी चैनलों की बहस में रखा करते थे. लेकिन फिर करीब 22 साल पहले एक सफर ने जो शुरुआत की, उससे आज दुनिया के कोने कोने में इस नाम का सिर्फ जिक्र हो रहा है, बल्कि दुनिया में भरोसा का पर्यायवाची भी बनता जा रहा है ये नाम.
वो एक बार चले तो फिर रुके ही नहीं। एक बार बढ़े तो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद मिलाकर मोदी अपने 73वें जन्मदिन यानी 17 सितंबर 2023 तक 8,683 दिन से सत्ता में हैं। मोदी ने खुद को प्रधानमंत्री से पहले देश के सेवक के तौर पर खुद को पेश किया। मोदी ने हिंदुस्तान के सामने खुद को राजनेता से पहले भारत मां के सच्चे सपूत के तौर पर पेश किया। मोदी की वाणी और व्यक्तित्व का ही कमाल है कि आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में उनकी लोकप्रियता का मुकाबला कोई नेता नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। आपने मुझे जहां भेजा है, आपने मुझे जहां भेजा है, वहां जो कुछ भी अच्छा होगा उसका यश आपको जाता है। और अगर कोई कमी रह जाए तो समझ लेना कि शायद मेरे सीखने में कुछ कमी रह गई है, इसलिए कमी रह गई। अच्छा है तो आपके आशीर्वाद के कारण, आपकी शिक्षा दीक्षा के कारण कमी रह गई तो मेरी जिम्मेवारी होगी, इस विश्वास के साथ जा रहा होगा। सीधे संवाद में मोदी का कोई सानी नहीं और विरोधियों को जवाब देने में उनका कोई जोड़ नहीं। लेकिन जिस मोदी को आज हिंदुस्तान जानता है वो सत्ता में आने से पहले कैसे थे? भारत के जिस ताकतवर प्रधानमंत्री को दुनिया बहादुर और बड़े फैसले लेने के लिए जानती है, वो पहली बार गुजरात में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचे? आज उस सफरनामे की बात जिसने वडनगर के नरेंद्र को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी बना दिया। वो साल 1999 था जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और कारगिल युद्ध के दौरान बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पार्टी का प्रवक्ता बनाया था। मोदी की जीवनी लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार एम.वी. कामत ने नरेंद्र मोदी द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न में लिखा है कि अपनी प्रखर बोली से नरेंद्र मोदी पार्टी नेतृत्व की आंखों का तारा बन चुके थे। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसके नाम लेंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझो। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। कारगिल युद्ध को लेकर पूछे जा रहे सवालों पर मोदी बेहद मजबूती से सरकार का पक्ष देश के सामने रखते थे। भारतीय जनता पार्टी ने बार बार विरोधी दलों से कहा है कि देश के जवानों के खून से खेलने का बंद करें। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पार्टी की कमान संभाल रखी थी। मोदी 1995 से लेकर साल 2001 तक राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले मोदी की जरूरत पहली बार साल 2000 में गुजरात में महसूस की गई। वो तारीख थी 28 जून 2000। 28 जून साल 2000 ये वो तारीख है जब प्रधानमंत्री मोदी इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद लोगों के सम्मान के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गुजरात गए थे। और जब मोदी मंच पर पहुंचे तो समारोह में लोगों ने खड़े होकर 5 मिनट तक उनका तालियों से स्वागत किया था। इस ताली की गूंज गुजरात की गलियों से निकलते हुए देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंची।
नरेंद्र मोदी की जरूरत गुजरात इसलिए भी महसूस करने लगा था क्योंकि उस वक्त राज्य में होने वाले उपचुनावों में बीजेपी हार रही थी। स्थानीय इकाई के चुनाव के लिए लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस के हाथों बीजेपी पिट चुकी थी। पार्टी नेतृत्व मन बना चुका था कि नरेंद्र मोदी को अब दिल्ली से गुजरात भेज दिया जाए। इसके बाद वो दिन भी आया जिसकी उम्मीद खुद मोदी को नहीं थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता माधवराव सिंधिया जिस हवाई दुर्घटना का शिकार हुए थे उसी में एक पत्रकार की भी जान गई थी। साल 2001 में 1 या 2 अक्टूबर की वो तारीख थी। नरेंद्र मोदी उस पत्रकार के अंतिम संस्कार में शामिल होने शमशान घाट गए थे। उसी दौरान उनके पास तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का फोन आया और उन्होंने मोदी को शाम को मिलने के लिए बुलाया। मोदी पर लिखी अपनी किताब में एमवी कामत ने बातचीत का पूरा ब्यौरा ही बड़े ही दिलचस्प ढंग से पेश किया है। मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व मिला था तो अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनका टेलीफोन आया कि भाई कहाँ हो, तो मैंने उनको कहा मैं स्मशान में हूँ। तो हंस पड़े, हमरे यार तुम स्मशान में हो, मैं तेरे से क्या बात करूं। मैंने कहा नहीं अटल जी आपने फोन किया, कोई काम होगा। उनका अच्छा कितने बजे लौटोगे और स्मशान में क्यों हो। मैंने कहा ये माधवराव जी सिंधिया का जो एक्सीडेंट हो गया है उसमें उनके साथ एक पत्रकार कैमरामैन है गोपाल, उसका भी स्वर्गवास हुआ है, तो मैं उस गोपाल के फ्यूनरल में आया हूँ क्योंकि माधवराव सिंधिया के फ्यूनरल में तो सब जाएंगे। तो मैं रात को अटल जी के यहाँ गया और फिर उसके बाद मेरे जिम में काम आ गया, अचानक आ गया, मुझे पता तक नहीं था। मैं गुजरात से दूर था, मैं गुजरात की गतिविधियों से भी परिचित नहीं था। ऐसी स्थिति में जब मैं आया तो मैंने दिल्ली से फोन किया मेरी पार्टी को गुजरात में। मैंने कहा भाई मुझे बुला तो रहे हो लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ, मेरे पास तो घर नहीं है, रहूंगा कहाँ। तो उनका आप चिंता मत कीजिए, हम सर्किट हाउस में कमरा बुक करा देते। तो मैंने उनसे कहा देखिए भाई कमरा बुक कराइए, मैं एमएलए कुछ नहीं हूं, पूरा पैसा अगर सरकार लेती है तो कमरा बुक करना, और पूरा चार्ज दे करके मैंने कमरा बुक करवाया। और वही जिंदगी की शुरुआत एक नए मोड़ पे आकर थी। वाजपेयी जी ने कहा तुम पंजाबी खाना खाकर मोटे हो गए हो, अब वजन कम करना चाहिए, दिल्ली से चले जाओ, दिल्ली खाली कर दो। नरेंद्र मोदी ने पूछा कि कहां जाऊं, तो अटल जी ने कहा गुजरात। उस वक्त मोदी को लगा कि उन्हें सिर्फ गुजरात का प्रभारी बनाकर भेजा जा रहा है, लेकिन फिर उनसे मुख्यमंत्री बनने की बात कही। मोदी इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अटल जी को तर्क दिया कि वो वहां किसी को जानते नहीं, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं मुख्यमंत्री बनने में, इसलिए वो जाकर वहां क्या करेंगे। जवाब में अटल जी ने कहा था कि मैं जब दिल्ली आया था तब क्या मैं सबको जानता था। 4 अक्टूबर को पार्टी विधायक दल ने गांधीनगर में मोदी को नेता चुना और 7 अक्टूबर को पहली बार संघ का कोई प्रचारक मुख्यमंत्री बना। हमारा अप्रोच ये रहा है कि सब काम हम जन भागीदारी से करेंगे, हर काम में जनता को जोड़ेंगे, जनता के माध्यम से करेंगे, और उसके कारण हमें रिजल्ट्स में मिरेकल हुए हैं। मित्रों, आज वाटर मैनेजमेंट के संदर्भ में स्वयं भारत सरकार गुजरात के प्रयोगों को अन्य राज्यों में करने के लिए प्रेरित कर रहा है। करीब 1.5 लाख चेक डैम बनाए। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी को तोहफे में लोगों ने कीमती उपहार दिए। मोदी ने इन उपहारों की नीलामी की और उससे जो पैसे मिले उसे लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करने का ऐलान कर दिया। बतौर मुख्यमंत्री मोदी का गुजरात में ये पहला बड़ा फैसला था। मोदी ने सीएम बनने के बाद 2 महीने तक किसी भी स्वागत समारोह में नहीं शामिल होने का फैसला लिया। મારા મનમાં એક ચિંતન ચાલે, શું ખરેખર આ ગુજરાતની જનતાએ મને મારું ઘર શોભાવવા બેસાડ્યું છે? આ પ્રશ્ન મારા અંતરમને હું પૂછતો હતો અને ત્યારે અંદરથી એક અવાજ ઉઠ્યો કે ના, અગર જો મારે શોભાવવાનું હોય તો મારું ઘર નહીં, મારું ગુજરાત શોભવું છે। અને જો મારા ગુજરાતને શોભાવવું હોય તો મારા ગુજરાતનું ઘરેણું છે
મારા ગુજરાતની આ નાની નાની દીકરી, આ દીકરીઓ એ ગુજરાતનું ઘરેણું છે. જો આ દીકરીઓ ભણી ગણીને આગળ વધશે, આ દીકરીઓ સમાનભેર જીવતી હશે, તો મારું ઘર શોભે કે ન શોભે, ગુજરાત આખું શોભે. मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने विधानसभा का पहला चुनाव राजकोट से लड़ा. 19 फरवरी 2002 को राजकोट में वोटिंग हुई. 24 फरवरी 2002 को मोदी पहली बार विधायक का चुनाव जीते. बतौर गुजरात का सीएम मोदी ने राज्य के लिए कुछ ऐसे फैसले किए जो मिसाल बन गए. मोदी ने कागजी जाल में फंसे ब्यूरोक्रेसी से गुजरात को आजाद किया और एकमात्र विकास का लक्ष्य लेकर काम करना शुरू किया. मोदी ने सीएम का फुल फॉर्म चीफ मिनिस्टर की जगह कॉमन मैन कर लिया. कि मेरे यहाँ एमएलए देव होता है. मंगल को कोई भी एमएलए, एक्स एमएलए, एमपी, एक्स एमपी विदाउट एनी अपॉइंटमेंट, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, चीफ सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी हो, किसी के भी कमरे में जाकर के गुजरात विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बन गया. गुजरात में 2006-07 में 1780 करोड़ डॉलर का विदेशी निवेश हुआ. उस साल देश में कुल विदेशी निवेश 69,000 करोड़ डॉलर का था. पिछले बार हमने हर राज्य को कहा था कि आप भी यहाँ अपना स्टॉल लगा दीजिए और आप भी यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेके जाइए. आप लोगों को मिलिए, लोगों को बताइए, क्योंकि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इन्वेस्टमेंट आएगा वो मेरे देश का भलाई करेगा, जरूरी नहीं गुजरात में ही आएगा. इस ऊंचाई से हमने सोचना शुरू किया. लास्ट ईयर हमारे यहाँ 110 कंट्रीज से काटा 2011 और करीब 20 देशों के टॉप मोस्ट पॉलिटिकल फील्ड के लोग, किसी के प्राइम मिनिस्टर, किसी के वाइस प्राइम मिनिस्टर, किसी के फाइनेंस मिनिस्टर, किसी के फॉरेन मिनिस्टर, किसी के कॉमर्स मिनिस्टर, यानी एक ही मंच पर 20 देशों के राजनयिक होना, ये अपने आप में एक राज्य के लिए बहुत बड़ी बात है. गुजरात को सौगात देने के बाद अब दिल्ली की बारी. वो दिल्ली जिसे वो गुजरात के लिए एक बार छोड़ कर आए थे. जब बीजेपी ने मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया, तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पार्टी कामयाबी के लिए कीर्तिमान बनाएगी. लेकिन जो सोचा नहीं था वही हुआ. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को ये विश्वास दिलाता हूं कि 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, उसके लिए परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा. सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं पर खरा उतरूं, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरूं, उसके लिए मैं भरपूर प्रयास कर रहा रहूंगा. मैं आज आप सबके माध्यम से करोड़ों करोड़ों देशवासियों से भी आशीर्वाद चाहता हूं कि देश जब संकट की घड़ी से गुजर रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर के इस संकट की घड़ी से देश को बाहर निकालने के हमारे प्रयत्नों को ताकत दें, सामर्थ्य दें. और मुझे विश्वास है कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के कमल को लेकर के एक नई आशा और उमंग के साथ, एक नई सोच और एक नई उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन करेगी. और मोदी की अगुवाई में साल 1984 के बाद बीजेपी पहली ऐसी पार्टी बनी जो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई. 2014 में पहली बार संसद भवन की सीढ़ियां चढ़ने से पहले मोदी ने माथा टेका था और कहा था कि ये देश उनकी मातृभूमि है और मातृभूमि के सर्वोच्च शिखर का सम्मान होना चाहिए. ये लोकतंत्र की ताकत है, ये संविधान का सामर्थ्य है, जिसने हमें देश के सामान्य से सामान्य नागरिकों एक ताकत दी.
इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जय, किसी का पराजय, ये मुद्दा अपनी जगह पर डिबेट का है। लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा काम यह हुआ है कि भारत का सामान्य से सामान्य नागरिक एक नए आत्मविश्वास का उसके भीतर संचार हुआ है कि यही एक व्यवस्था है जो हमारे सपनों को पूरा कर सकती है। लोकतंत्र के प्रति उसकी आस्था बड़ी है। यह अपने आप में किसी भी राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। देशवासियों ने 2014 मई महीने में 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी। आज दुनिया का कोई भी महापुरुष, दुनिया का कोई भी राजनेता मोदी से जब हाथ मिलाता है ना, तब उसे मोदी नहीं दिखता है, उसे 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं। दुनिया की तेज गति से बढ़ रही इकोनॉमी दिखाई दे रही है। 5 साल बाद 2019 में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर लोकसभा पहुंची। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे जननायक के तौर पर उभरे हैं जो जनता के हित की बात करते हैं और जनता के लिए कठोर फैसले लेने की ताकत भी रखते हैं, और मजबूत फैसले लेने का ये मादा उन्हें नरेंद्र मोदी बनाता है। अब 2024 के लिए भी चुनावी बिसात बिछने लगी है। अगली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आएगा तो बीजेपी यही उम्मीद कर रही है कि मोदी प्रधानमंत्री पद की हैट्रिक लगाएंगे।